कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंद्रू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को तो नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो गंद्रू भाई, कृषि समाचार की ओर चले हम। बिल्कुल चले। चलिए जानकारी जो लेनी है। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा जिले के मछली पालकों के निजी जमीन पर अनुदानित तालाब निर्माण की है योजना। झारखंड को लगातार तीसरी बार मिलेगा कृषि कर्मण पुरस्कार। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं अर्का गरिमा। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कोडरमा जिले के मत्स्य कृषकों को उनके निजी जमीन पर अनुदान पर तालाब निर्माण की योजना चलाई जा रही है। 1 एकड़ के तालाब निर्माण के लिए मॉडल इकाई लागत 3 लाख रुपए है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभुकों को 90% अनुदान और अन्य कोटि के लाभुकों को 80% अनुदान की सुविधा मिलेगी। शेष राशि लाभुकों को स्वयं वहन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी 2015। अपने राज्य झारखंड को लगातार तीसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलेगा। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार की घोषणा कर दी है। झारखंड को मोटे अनाज वाली श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा। झारखंड को इससे पहले 2011-12 और 2012-13 में दलहन उत्पादन के लिए यह पुरस्कार मिल चुका है। पिछले 2 बार राज्य को पुरस्कार के रूप में 1-1 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार भी इतनी ही राशि दी जाएगी। इस मौसम में सब्जी फसल टमाटर में रस चूसने वाले कीट माहू और सफेद मक्खी का प्रकोप होता है। टमाटर फसल की खेती कर रहे किसान, यदि आपके फसल में इन कीटों का असर दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड दवा से बने घोल का छिड़काव करें। टमाटर फसल में रस चूसने वाले कीट माहू या सफेद मक्खी का असर दिखे तो सबसे पहले कीटग्रस्त पौधों को उखाड़कर खेत से दूर ले जाकर जला दें या मिट्टी में गाड़ दें। इसके बाद 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अभी के समय में किसान भाई के खेत में टमाटर में रस चूसने वाले कीड़े देखे जा रहे हैं, खास करके माहू और सफ़ेद मक्खी। इसको देखने से ऐसा पता लगा किसान भाई कि देखेंगे कि टमाटर की पत्तियां कुकुड़ से गई है, तो अगर वैसा खेत में अगर उनको दिख रहा है तो वह रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि इस बीमारी को एक सफ़ेद मक्खी है वो फैलाती है। एक बीमार पौधे से खा करके स्वस्थ पौधे में जाकर फैलाती है। तो ऐसा सर्वप्रथम ये करें, इस तरह के लक्षण वाले अगर रोगग्रस्त पौधे दिखते हैं उसे उखाड़ के फेंक दें। और किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड दवा जो उपलब्ध है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर दें। इससे ये होगा कि रस चूसने वाले कीड़े सारे नियंत्रित हो जाएंगे तथा जो बीमारी फैलाते हैं उससे भी किसान भाई को बचाव हो जाएगा। झाड़ीदार बोदी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी से मार्च तक बुआई का काम संपन्न कर दें। किसान भाई इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर और कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज के लिए CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ग्राउंडनट फली स्ट्रिपर उस कृषि यंत्र का नाम है जिसकी सहायता से किसान मूंगफली के पौधों से फली निकालने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र से पारंपरिक विधि से फली निकालने की तुलना में 40% मजदूरी की बचत और 30% समय की बचत होती है। आज हम जानेंगे बैंगन फसल में लगने वाले रोग और कीट के प्रकोप को कम करने के उपाय। बैगन की खेती में पौधा लगाने के 25 दिन बाद और 60 दिन बाद 125-125 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर मिट्टी से ढक दें। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और फसल में रोग और कीट लगने का खतरा भी नहीं रहता है। और अब एक नज़र
राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए। चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए। चावल उत्तम 3600 रुपए से 4800 रुपए। गेहूं 1600 रुपए से 1900 रुपए। चना 3200 रुपए से 3500 रुपए। दाल अरहर 7500 रुपए से 7700 रुपए। दाल मसूर 7000 रुपए से 7200 रुपए। दाल चना 4200 रुपए से 4500 रुपए। सरसों तेल 8700 रुपए से 9900 रुपए। चीनी 3100 रुपए से 3300 रुपए। आलू 550 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी के भाव से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। चलिए, इस विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ। और झुमकी बहन, अब जानकारी का सिलसिला शुरू किया जाए। बिल्कुल, फटाफट खोलिए जानकारी का पिटारा। तो पिटारा तो खुल चुका है और किसान भाई सभी जानते हैं कि अभी रबी का मौसम है और रबी के मौसम में आज हम जानकारी देने जा रहे हैं अपने किसान भाइयों को मक्का की खेती के बारे में। अरे क्या कहने, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। और जानकारी दे रहे हैं इस विषय पर डॉक्टर CS सिंह जी। तो आइए देखते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे समेकित एवं जैविक विधि से उद्यानिकी फसलों की खेती, और इसके बारे में हम अधिक जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BK झा सर। सर्वप्रथम हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये समेकित कृषि क्या है। किसान भाइयों, जैसे कि आप अगर खेती खास कर झारखंड के परिवेश में कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो है एकल फसल की ही आपकी प्रचलन होती हैं।
लेकिन वैसे किसान भाइयों जहाँ जिनके पास पानी की मात्रा उपलब्ध होती हैं तो वो समेकित कृषि को अपनाएं तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। समेकित कृषि खेती की वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम एकल फसलों का चयन नहीं करते हैं। आपके पास जैसे खेत होती हैं तो उसमें जैसे कि हेक्टेयर हैं या 1 एकड़ की खेतें हैं तो उसमें जैसे कि आप कहें कि उसमें आप बागवानी फसलों की भी रखें, आप उसमें अनाजीय फसलों का भी रखें, उसमें अगर आपके पास जैसे मवेशी पालन भी करें, दलहनी भी करें, तिलहनी भी करें, खास करके उसमें पशुओं आप कर रहे हैं तो उसमें आप उसके चारा के लिए भी करें। तो इस तरह से समेकित कृषि प्रणाली में आप जैसे मछली पालन भी कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं तो आप उसमें आप वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन करें, साथ में जैसे फार्म यार्ड मैन्योर भी आप तैयार करें, तो साथ में जैसे इसमें मशरूम उत्पादन और मछली उत्पादन और खास करके बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, जितने व्यवसाय हैं जिससे कि वैकल्पिक आय प्राप्त होते हैं, तो जिसमें कि आपका बहुत सी ऐसी इसमें वैकल्पिक आय के साधन है जिसमें कि आपकी ज़मीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहां आप रह रहे हैं बैकयार्ड पोल्ट्री में, जैसे मुर्गी पालन है या बत्तख पालन है, तो आप इनका भी पालन कर सकते हैं, जिससे कि इसमें मुख्य समेकित कृषि में यह होती है, हमारी ध्येय होती है कि आपकी पौष्टिकता, आपकी पौष्टिक आपको मिले, आहार मिले, साथ में आपकी आमदनी जो है वो प्रति स्क्वायर मीटर जो है आपकी बढ़े, और साथ में क्या है कि आपके पास हुनर हो, आपके पास रोज़गार के लिए जो कृषि के जो साधन हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे कि और साथ में क्या है समेकित कृषि प्रणाली आप अपनाते हैं तो आपकी खेती की जो भूमि होती है उसमें चूंकि इसमें हम एक उत्पाद के जो हमारे अवशेष होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी भी टिकाऊ कृषि की तरफ हम जाते हैं। तो समेकित कृषि से किसानों को बहुत फ़ायदे हैं और वह एकल फसल की जगह आप इन सभी फसलों को समेकित करने की प्रयास करें, जिससे कि आपकी आमदनी बढ़े। अब हम अपने विशेषज्ञ से जानेंगे कि ये जैविक विधि क्या होती है। किसान भाइयों, जैसा भी हम सब चर्चा कर रहे हैं, जैसे समेकित कृषि है, तो जैविक कृषि जो होती है हमारी, तो खासकर जैविक कृषि करने से हमारे फ़ायदे ये होते हैं कि जैविक कृषि से हमारी जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो हमारी बरकरार रहती है और उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैविक कृषि का मतलब होता है कि हम कोई भी रासायनिक खाद का, रासायनिक दवाओं का हम प्रयोग ना करें। खास करके जब हम देखते हैं कि हमारी जो जैविक कृषि उत्पाद हैं, जैसे अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारे जो जैविक उत्पाद हैं उनकी मांगें ज़्यादा है, उनकी मूल्य भी ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो जैविक कृषि के कुछ मीन्स उसके सिद्धांत होते हैं, जिसमें कि पहला यह होता है कि आपकी मिट्टी में जो अगर आप जैविक कृषि प्रारंभ करना चाहते हैं तो 3 साल तक उसमें आप कोई भी रासायनिक दवाओं का, रासायनिक आप मीन्स पोषक तत्वों का आप इस्तेमाल ना करें। खास करके जैसे रासायनिक खादें जो आती हैं तो उनका जैसे कि यूरिया है, SSP है, DAP है, पोटाश है, इनकी मात्रा जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। और उसमें जैसे जैविक कृषि, जैसे कि आपके पास वर्मी कंपोस्ट होते हैं तो वर्मी कंपोस्ट हैं, फार्म यार्ड मैन्योर हैं, या साथ में जैसे कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनका कल्चर करना चाहिए, जैसे राइजोबियम कल्चर है, फॉस्फेट सोलोजेनिक बैक्टीरिया है। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि आप उसमें जैविक कृषि में आप कोई भी रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि उसका अवशेष अगर इस्तेमाल भी होता है तो कुछ एक उसकी मानक होते हैं कि इससे ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी जब जांच होती है और जो प्रतिबंधित उसके रासायनिक होते हैं उनसे ज़्यादा मात्रा में अगर मिलता है तो इसको हम जैविक उत्पाद नहीं कहते हैं। तो इस तरह से जैविक उत्पाद के लिए आपके लिए आवश्यक होता है कि इनके जो दिशा निर्देश होते हैं तो उसका पालन जो है उसको करना चाहिए। अब हम अपने विशेषज्ञ से ये जानना चाहेंगे कि जब समेकित और जैविक विधि द्वारा उद्यानिकी खेती की जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है खेती पे? किसान भाई आजकल क्या करते हैं, खेतों में ज़्यादातर रासायनिक दवाओं का ही इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा रासायनिक इवन खादों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, जैसे कि गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है। तो ये जैविक या फिर जैसे कि हम इसमें कहते हैं कि जैसे कि आपकी ढैंचा होती है, तो इसको जैसे वो आप अपने लीन पीरियड में जब आपकी फसलें नहीं ले रहे होते हैं तो उस समय जैसे बरसात के समय में भी आप इसमें क्या कहते हैं ढैंचा वगैरह आप इसमें खेत में डालें और उसको जैसे वो घुटने के हाइट पे ऊंचाई पे आती है तो उसको आप प्लाउ डाउन कर दें, खेतों में ही उसकी जुताई कर दें, जिसको कि हम हरी खाद भी कहते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया जो होती है उससे होने से, या फिर गोबर की जैसे हम 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की हम बात करते हैं, तो किसान भाइयों जो हमारी जैविक जो हमारी फार्म यार्ड मैन्योर्स है, गोबर की सड़ी हुई खाद है, जो कि हमारे मिट्टी में मिलने के बाद पोषक तत्व भी बढ़ाती है, साथ में वह जो हमारी अगर अम्लीय है या फिर उसमें अगर कोई मतलब ये उसकी जो मिट्टी धारण की क्षमता है, इन सबों को एज ए सॉइल कंडीशनर भी रहती है, जो कि सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करती है, मिट्टी के और पोषक तत्व भी मिलाती है, और साथ में क्या है कि हमारे जो उसमें पोषक तत्व भी ज़मीन में मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन जो ज़रूरत होती है, जिससे
जिससे अच्छी पैदावार भी आती है, तो ऑर्गेनिक कार्बन को भी बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारी खेती की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं किसान भाइयों आप रासायनिक खादों पर ज़्यादा निर्भर कर रहे होते हैं। और रासायनिक खादों में क्या होता है कि पौधे को जितना मिलता है वो पौधे को मिला बकिए जो है मिट्टी में ही में मिलती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है मिट्टी भी ऊषर हो जाती है और धीरे धीरे उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो आपकी घटने लगती है। तो इस तरीके से जब हम जैविक कृषि की हम बात करते हैं तो जैविक कृषि में हम जो भी हमारे जैविक उत्पाद हैं, कहने का मतलब जैसे कि हमारे जैविक तरीके से हम खाद को तैयार करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर है या हमारी वर्मी कंपोस्ट है या हम रॉक फॉस्फेट है, जो भी मिनरल्स जो हमारे नेचुरल वे से हमें प्राप्त होती है तो उसका हम मिट्टी में अगर हम सेवन करते हैं तो उससे हमारी मिट्टी की पोषक तत्व बनी रहती है। और जब हम उसमें हम जब अपने उद्यानिकी फसलों को जब हम खेती करते हैं तो उसमें क्या है जल की धारण क्षमता भी बढ़ती है, साथ में जब हमारे पौधों का जड़ों का विकास भी तेज होता है और साथ में जैसे कि हमने चर्चा किया कि इसमें मिट्टी की पोषक तत्व की बढ़ोतरी से हमारे क्या होता है और कार्बन की बढ़ोतरी से क्या होती है कि हमारी फसलें अच्छी होती है। और वहीं रासायनिक खादों से क्या होता है कि हमें उसका तुरंत का फ़ायदा मिलता है लेकिन दूरगामी प्रभाव जो हैं वो हमारे अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए सरकार इसमें हमारे जो अनुसंधान है तो उसमें हम लोग सब यह किसानों को मशवरा देते हैं कि आप अपने खेतों में जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने खेतों में डालें और साथ में वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन करें। बागवानी फसलों में जैसे 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जरूर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें। खास करके बागवानी सब्जियों में इसकी उपज पे बहुत अच्छा देखा गया है। और इस तरीके से आप अगर जैविक कृषि में आते हैं किसान भाइयों तो आपको इसका जो उत्पाद होता है तो उसके मानक तत्वों के अनुसार आप चलते हैं तो आपको जो है जैविक उत्पाद की कीमत भी बाज़ार में अधिक प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके जो कीटनाशक दवाएं होती हैं जो रासायनिक होती हैं तो उसका चूंकि इसमें हमारा पौधों उत्पाद में अंश कम जाता है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जो है वो लाभवर्धक होता है। किसान भाइयों तो आपने देखा कि अगर आप समेकित और जैविक विधि से अपनी खेती करते हैं तो आपके उद्यानिकी फसल में ज़रूर ही आपको लाभ मिलेगा और अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। और सर ने हमें और आप सबको इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी थी किसान भाइयों और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर भी एक हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम, तो देर नहीं करते हैं और लेते हैं ये विराम। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि काका कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का और साथ ही साथ स्वागत है हमारे बुधना भाई का। जोहार बुधना भाई। जोहार जोहार जोहार। बेसे बेस। हाँ ठीक है जून। चला थे नहीं? तो कोनो पूछे है कि? हाँ जून पूछना था ना। हाँ। कि क्या बोलते हैं जैविक विधि से उद्यान में कैसे हम लोग खेती करेंगे जून, उसके बारे में बता देते। जानता सब कुछ है लेकिन ठीक से बोल नहीं पाता है। हाँ, तुमको स्पीच थेरेपी का जरूरत है। चलिए ये पूछना चाह रहा है किसान भाइयों कि समेकित और जैविक विधि से उद्यान की फसलों की हम खेती कैसे करें। बिल्कुल सही कहा तो ये बहुत ही अच्छा विषय भी है और इस विषय की जानकारी हमारे किसान भाइयों को भी होनी चाहिए। चलिए जानकारी दिलवा देते हैं, हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं बीके झा जी। तो ये जानकारी लेते हैं फटाफट। आज हम आए हुए हैं बिरसा विश्वविद्यालय में और जानेंगे कि रबी मौसम में मक्का की समसामयिक देखभाल कैसे करें। इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर CS सिंह। डॉक्टर साहब, अभी रबी का मौसम चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान भाई मक्का लगा चुके हैं ज़मीनों में, तो उचित देखभाल जो होती है इस मौसम में अभी के समय में जब छोटे छोटे पौधे हैं तो कैसे करेंगे हमारे? जैसे झारखंड राज्य में किसान ज़्यादातर सब्जियों की खेती करते हैं तो रबी मक्का में बीच में वो सब्जियों को भी डाल देते हैं। तो अगर वो सब्जी लगाए हुए हैं रबी मक्का के साथ तो सब्जी की आवश्यकता के अनुसार वो पानी पटाएं, मक्का की फसल को उससे पानी मिल जाएगा, उनको अतिरिक्त कोई पानी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन
खास ख्याल रखना होगा। अगर रबी मक्का में चूँकि खरीफ मक्का से उनको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है, इसलिए किसान भाई जब पौधा घुटने के आकार का पहुंच रहा है उस समय सिंचाई जरूर रबी मक्का में कर देना चाहिए। तो उस समय करने से उनका उत्पादन बढ़ोतरी होगा। और जब चूँकि इस ठंडे के मौसम में मक्का का ग्रोथ रुक जाता है और जैसे ही ख़त्म होगा जनवरी, उसके बाद वो ग्रोथ पकड़ेगा। उस समय तक उनकी सब्जी वो जो भी इंटरक्रॉपिंग किए हों उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब पौधा नर मंजरी की अवस्था में पहुंचता है तो उस समय खास ख्याल रखेंगे और उस समय पानी ज़रूर खेत में पटा देंगे, क्योंकि अगर उस समय पानी की कमी होगी तो जो नर मंजरी के बाद जो मूछ निकलने वाली अवस्था है उस अवस्था के बीच में 4 से 5 दिन का अंतर होता है। और अगर उस समय पानी की कमी या उर्वरक की कमी होती है तो ये अंतराल दोनों में बढ़ता चला जाता है और 7 से 8 दिन की ज़्यादा दूरी होने पे ठीक से उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और दाने ठीक से मक्के में नहीं बैठ पाते हैं। तो उस अवस्था में खेत में पानी पटाना, नरमंजरी की अवस्था में किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में नमी विद्यमान रहे और दाना भरते समय तक अगर वो खेत में हल्की नमी खेत में बनाए रखेंगे तो रबी मक्का से उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। जैसे कि सिंचाई करने में दोनों में सुविधा हो तो कौन कौन से सब्जी लगाएंगे? जैसे ना कि सिंचाई करने में सुविधा हो और कम पानी मक्का में लगती है, तो कम पानी में कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? सब्जियों की पानी की आवश्यकता हाँ मक्का से ज़्यादा है। हाँ जैसे लेकिन वो जितनी भी जैसे आलू हो गया, पालक हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब सारी फसलों को रबी मक्का के साथ, चूँकि इनका स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होता है, 70 सेंटीमीटर की दूरी होती है, तो हमको जो बची बीच की दूरी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका भी लाभ कमा सकें इसलिए। और रबी मक्का में पौधे की बढ़ोतरी चूँकि अक्टूबर या नवंबर के शुरुआत में हम रबी मक्का को बो देते हैं और उसके बाद जनवरी तक इसका ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम किसानों को राय दिए कि वो ज़रूर उसके बीच में किसी दूसरी फसल को इंटरक्रॉपिंग करें ताकि उस बची हुई ज़मीन का उचित इस्तेमाल हो सके, क्योंकि रबी का फरवरी तक उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तब तक उनकी सब्जी 80 दिन का समय मिल जाता है, सब्जी या दूसरी फसल वो हार्वेस्ट कर लेंगे और उसके बाद मक्का को जो ग्रोथ पीरियड है उससे मक्का को कोई हानि नहीं होगी और मक्का अच्छा ग्रोथ करेगा फरवरी से और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो जब सब्जियां लगाएंगे तो कीट का प्रकोप होता है, तो कौन कौन से कीट आते हैं और उनका निदान? खरीफ की तुलना में कीट की समस्या कम है। इस समय सिस्मिया इन्फ्लुएंस नामक कीट जो है वो रबी मक्का में आता है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब पौधा 4 पत्ती की अवस्था में पहुंचता है उस समय किसान भाइयों को कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल्स बाज़ार में मिलते हैं, उसका 8 से 10 दाना उसके गाभा में उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद भी उनको उसका प्रकोप दिखाई देता है, खासकर नर मंजरी की अवस्था में, तो किसान भाइयों को इमिडाक्लोरोपिड नामक एक दवा है जिसका प्रयोग वो 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करने से उनको इस कीट से निजात मिल जाएगी और किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अब हमारे किसान भाई जो मक्का लगाए हुए हैं उन अगर उर्वरकों की बात अगर हम करते हैं तो कितनी मात्रा में और कितने समय अंतराल पर देना होगा? रबी मक्का में किसान भाइयों को 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। आजकल सारे किसान भाई रबी मक्का में खासकर जो किसान भाई लगाना चाहते हैं, चूँकि रबी में खरीफ से 1.5 गुना तक ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है, इसलिए मैं किसान भाइयों को चाहिए कि वो हाइब्रिड किस्मों का ही प्रयोग करें ताकि और ज़्यादा उत्पादन वो प्राप्त कर सकें। हाइब्रिड किस्म के लिए जो मैंने मात्रा बताई 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा अगर वो दे रहे हैं तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। लेकिन इसका उचित प्रबंधन जरूरी है, इसलिए किसान भाइयों को जो नत्रजन की मात्रा है उसका 1/3 भाग और पूरी स्फूर तथा पोटास की मात्रा किसान भाइयों को बुआई के समय देनी चाहिए और बची हुई 2/3 मात्रा को 2 भागों में बांटकर 1/3 भाग जब पौधा घुटने के आकार का पहुंच रहा है और आप सिंचाई दे रहे हैं, सिंचाई के बाद आप देख लीजिए, क्योंकि नत्रजन का बहुत ज़्यादा हाश होता है, जितना नत्रजन किसान डालते हैं वो पौधों को पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जिस समय वो नत्रजन का प्रयोग कर रहे हैं उस समय देख लें कि भूमि में जो नमी है वो ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर पौधा उसके ऊपर चल रहा है और वो मिट्टी उनके पैर से नहीं चिपक रही है तो वो सबसे अच्छी अवस्था है। उनको दिखाई दे रहा है कि नमी है लेकिन मिट्टी चिपक नहीं रही है, तो उस समय उनको नत्रजन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नमी होगी तो लीच डाउन करके नाइट्रोजन बह के चला जाएगा और पौधों को नहीं मिलेगा। और अगर दोपहर के समय या उस समय प्रयोग करते हैं तो वो वोल्टिलाइजेशन लॉस हो जाता है और पौधों को नहीं मिल पाता है। इसलिए सुबह या शाम के समय ही नत्रजन का प्रयोग करें और बची
हुई 1/3 मात्रा घुटने के आकार जब पहुंचता है पौधा उस समय, तथा 1/3 मात्रा नत्रजन जब नरमंजरी की अवस्था में पौधा पहुंचता है उस समय प्रयोग करें। हम लोग ये भी पाए हैं कि अगर इसी नत्रजन को केवल 3 की जगह अगर हम 5 बार डालते हैं पौधे में, लेकिन उसमें लेबर कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उत्पादन में 14% तक बढ़ोतरी होती है। केवल 3 से जो अमाउंट है उसको 3 की जगह हम 5 बार में करके देते हैं, तो उत्पादन में 14% तक बढ़ोतरी होती है। इसलिए उर्वरकों का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी है ताकि पौधे सही मात्रा में उसको इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा कि मक्के की फसल में अगर उनको रबी मक्का लगा रहे हैं तो खरपतवार की समस्या के कारण भी उनका उत्पादन में गिरावट आ सकती है। अगर रबी मक्का में खरपतवार की समस्या आ रही है तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो एट्राजीन या सीमाजीन नामक केमिकल है जो बाज़ार में उपलब्ध है, उसका 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उसका प्रयोग करें, तो उनको खरपतवार की समस्या से निजात मिल जाएगी। या फिर उनको 2 बार निराई गुड़ाई 20 दिन पे तथा 1 बार 35 दिन से 40 दिन के अंतराल पे करने पे उनको खरपतवार की समस्या से निजात मिलेगी और किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जानकारी तो दादा बहुत मिला, बढ़िया ना, चकाचक नहीं। अच्छा, तो जानकारी हम दिलाते ही हैं। हाँ। और इस जानकारी से हमारे किसान भाई भी काफी लाभ उठाते हैं। हाँ, और तुम भी लाभ उठाते हो। बिल्कुल सही आपने। लेकिन कभी किसी दिन चाय पे भी बुलाया करो। बुलाएंगे जून। हाँ, हम लोग हमेशा हम लोग पूना चलते हैं, जून लेट हो रहा है। चलो 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 चलिए चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रह सकते हैं। हवा की दिशा उत्तर से पूर्व की ओर होगी, जिसकी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। अभी दलहनी और तेलहनी फसलों में निकाई गुड़ाई करें। मसूर और चना में बुआई के 50 से 55 दिनों बाद फूल आने के पहले एक सिंचाई जरूर करें। विभिन्न फसलों को पाला से बचाने के लिए मिट्टी में नमी की कमी न होने दें। आवश्यकता अनुसार नियमित सिंचाई करते रहें। अरहर फसल को फली छेदक कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। चलिए, छोटी जानकारी थी किसान भाइयों, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी और इस जानकारी को भी आप अपने अमल में लाइए। और झुमकी बहन, अब हमें लगता है कि हमारे कार्यक्रम का समय शेष होने वाला है, तो अब फटाफट हम विदा लें अपने किसान भाइयों से। बिल्कुल लेते हैं। उससे पहले हम अपना पता आपको ज़रूर बता देते हैं ताकि आप अपनी समस्याएं सुझाव हम तक लिखकर भेज सके, जैसे कि हमारे बुधना भाई भेजते थे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।